आपने डीजे बनने का कैसे वो क्लबिंग कल्चर बहुत फेमस हो गया था और लोगों के मुंह से बहुत सुनता था। शुरू किया था उसके पहले की बात बता ओके। रहा हूँ, 1 साल 1.5 साल की। मतलब ऐसे क्लब में ऐसी नॉर्मल एंट्रीज नहीं नहीं होती? नहीं वो बहुत मुश्किल। जब मैं अंदर गया तो वहाँ का चकाचौंध, वो लाइट, वो भीड़ और वो क्राउड का येलिंग करना अट्रैक्टिव लगा वो बिजनेस। वो किक मिला आपको? वो हाँ, वो जॉब मुझे बहुत फैसिनेट, ओके। ये काम बहुत फैसिनेटिंग लगा और मुझे ना करना था एंटरटेनमेंट। Okay. मेरा एंटरटेनमेंट में जंप करने का था कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले जो मैं एंटरटेन कर पाऊँ। आई वाज थिंक थोरली कि आप उसमें डीप चले गए? डीप चला गया था मैं बहुत डीप गया। तो वहाँ पे मुझे बस 1-2 बटन को ऑपरेट करना सिखाया और जब वो खत्म हुआ तो मुझे मेरे जो टीचर है उसने बोला कि यू आर डीजे। पहला काम एज अ डीजे कैसे मिलता है? तो पहले मैं जो अगर इस शो को देख रहा है अगर कोई बिगिनर डीजे है तो मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा और एक सलाह दूंगा जो मैंने अपनी लाइफ। डीजेइंग आपको अगर करना है तभी बनो अगर आपको प्ले करने में मजा आता है। वो जो स्ट्रक्चर था वेडिंग का वो देख के मैं बस ऐसे ही रह गया। वो डीजे एनवाइस डेट में बहुत रिनाउंड तो सेटअप किया और विशाल शेख जो म्यूजिक डायरेक्टर एंड परफॉर्मर आप जानते हैं मैं सबको म्यूजिक डायरेक्टर। तो उस टाइम में वो करने के बाद वहां से मुझे कनेक्टिव और मैंने मैनिफेस्टेशन कर लिया था तब भी कि मुझे अब यही करना। आपको किससे लगा कि भाई मेरे को साइड हसल शुरू करना चाहिए या एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? पहले तो वो जो भी कुछ सीखा वो मैं इवेंट इंडस्ट्री में से सीखा। तो वहाँ पे जब मैं आया तो मैं एक आर्टिस्ट बन के आया था, पर अब मैं आर्टिस्ट नहीं, मैं स्मार्ट फैशन के लिए करो लेकिन एक बैकअप रेडी। एक साइड हसल जरूरी है। एक बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर साइड हसल नहीं करोगे ना, उसने काफी टाइम 2011-12 तो हनी ने हमें डीजे बना ही दिया। इतने सारे ट्रैक्स थे, इतने सारे हिट ट्रैक्स, उसको पता है कि फ्यूचर में आगे 10 साल बाद क्या होने वाला है। वो कभी भी सिर्फ डीजेइंग में या फिर किसी भी रैपिंग में या फिर सिंगिंग में अपने लाइफ को इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि समय वो बदल रहा है। साइड से कुछ ना कुछ करेगा क्योंकि आपके पीछे और भी 10 लोग खड़े हैं। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द पीजी शो। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ बैंकर की और फिर वो डीजे बन गए और बहुत सालों तक एज अ डीजे उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी शोज किए। कई बड़े बड़े डीजेस के साथ, कई बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया और फिर उन्होंने अपनी जर्नी को एंटरप्रेन्योर की तरफ मोड़ा और वो आज के तारीख में एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो 3 से 4 बिजनेसेस चलाते हैं अलग अलग शहरों में। सो मिलते हैं और जानते हैं उनकी स्टोरी कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। सो मिलते हैं आज हम डीजे शब्बीर से जो अपनी स्टोरी हमसे शेयर करेंगे। सो शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं हम हमारे द पीजी शो में शब्बीर भाई का। बहुत बहुत स्वागत है शब्बीर भाई। हमारे थैंक यू सो मच पीजी। आर्टिस्ट हैं या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीख सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो शब्बीर भाई, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने अपना करियर एज अ डीजे शुरू किया जी। सो डीजे बनने का ख्वाब जो है वो किस प्रकार से आया? क्योंकि जिस समय आपने डीजिंग शुरू किया मुझे ऐसा लगता है कि 18-20 साल पुरानी बात है ये। हाँ। तो उस समय बहुत ज़्यादा लोग डीजे के बारे में जानते भी नहीं थे और इस काम को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते थे। बिल्कुल। तो आपने वो थोड़ा हम जर्नी जानना चाहते हैं कि भाई आपके फैमिली में क्या तुरंत आपके माता पिता मान गए डीजे बनने के लिए, या ये ख्वाब डीजे बनने का जो जर्नी है, मतलब एक बच्चा जो होता है वो बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि उस समय डॉक्टर इंजीनियर यही माँ बाप चाहते थे कि बच्चे बने, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो हमारा विजन वही होता था। तो आपने डीजे बनने का कैसे सोचा? तो बात बहुत मतलब वो तब की बात है जब मैं बैंकों में काम किया करता था और बैंक में काम करते करते अचानक से मुझे एक इंसेंटिव अमाउंट मिला था। तो मेरे को बहुत दिन से था कि लोग उस टाइम में बहुत, वो क्लबिंग कल्चर बहुत फेमस हो गया था और लोगों के मुंह से बहुत सुनता था। तो जब मैं सुनते सुनते एक दिन मेरे को ऐसा है कि यार कुछ पैसे हैं, लेट्स डू दिस, आई मीन लेट्स गो टू क्लब। तो वहाँ पे उस टाइम में ना वो एंट्री का लेके बहुत लफड़ा हुआ करता था उस टाइम के दौर में जब मैंने शुरू किया था उसके पहले की बात बता रहा हूँ, 1 साल 1.5 साल की। मतलब ऐसे क्लब में ऐसी नॉर्मल एंट्रीज नहीं होती? नहीं, वो बहुत मुश्किल है। तो अभी जितने आप देखते हो कितना कॉमन हो गया है, उस टाइम उतना कॉमन नहीं था। एक्सक्लूसिविटी प्रीमियम एक वो था। ओके। प्रोफाइलिंग चेक ये सब बहुत माना देखते जाता थे, था, ओके। बहुत देखते थे। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको अप्रोच किया, उसने मुझे बोला कि ठीक है चलते हैं। तो मैं एकदम बन ठन के पूरे एकदम स्पाइक करके अच्छे कपड़े पहन के उसके साथ गया। ओके। तो पहले उस टाइम में जब क्लब में मैं गया, जब मैं पहली बार मैं क्लब को देख रहा हूँ किसी होटल के अंदर में, तो पार्क होटल में एक बहुत फेमस क्लब है, आज भी है, तंत्रा उसको बोलते हैं। तो मेरा फ्रेंड मुझे वहाँ लेके गया। तो वहाँ पे जब मैं पहली बार गया
तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ का चकाचौंध, वो लाइट्स, वो भीड़ और वो क्राउड का येलिंग करना मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो मैंने फिर सोचा कि यार ये कौन कर रहा है, ये करवा कौन रहा है, ये चीज़ हो कहाँ से रहा है। तो मैं बस वहाँ पे जा कर के जब देखा कि कोई एक आदमी है, कोई मशीन को ऑपरेट कर रहा है और उससे जो 2 गाने हैं वो चेंज हो रहा है, वो मिक्स हो रहे हैं। वो मिक्स हो रही है, ठीक है। तो तब तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो मैंने फिर देखा कि यार चलो अच्छी बात है, अच्छा ये है। तो फिर उसके बाद मैं पार्टी से निकला, फिर घर चला गया। घर जा कर के मैं रात भर सोचता रहा कि काम तो अच्छा है पर इसको सीखूं कैसे। तो उसके बाद फिर मेरे को पता नहीं था कि मैं कैसे इस फील्ड में आया, बट एक था कि अट्रैक्टिव लगा वो बिजनेस, वो किक मिला आपको। वो हाँ, वो जॉब मुझे बहुत फैसिनेट किया। ओके। तो उसके पीछे मैं लगा थोड़े दिन तक, काफ़ी टाइम तक लगा था, बट कैसे शुरू करना है इसका कोई रास्ता, कोई माध्यम नहीं था मेरे पास, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क फॉर बैंक। तो बैंक में काम करने वाला एक इंटरव्यू में जंप करना इसके लिए बहुत बड़ी बात है, ऊपर से हम मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली, उनको एक्सप्लेन क्या करें। तो एक दिन मैं बैंक में पेपर पढ़ रहा था, सुबह कॉफ़ी के साथ में, इंग्लिश पेपर आता था उस टाइम में, तो मैं पेपर पढ़ रहा था। पेपर में लिखा था हाउ टू लर्न डीजेइंग। मैं एक ऐड देखा मैंने, तो वो ऐड देख करके मैंने कॉल लगाया तो वहाँ पे जो सामने वाला था उसने मुझे बोला कि आपको आना पड़ेगा। तो बस वहीं से मेरा जर्नी एक शुरू हुआ और मैंने डीजेइंग करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। तो जब वहाँ से सीखा, उसके बाद की जो जर्नी है, फिर मुझे कई लोगों ने हेल्प किया। हेल्प में मतलब आप ये बात कह सकते हो, एक इम्तियाज़ नाम का बंदा था, उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी। मेरा एक दोस्त है विशाल, एक दोस्त है जयेश, इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया डीजेइंग करियर को लेकर के, ओके। म्यूजिकली। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। सो बेसिकली आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया है, क्योंकि दोस्तों हम कहते हैं ना कि भाई जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो उस वैसी ही चीज़ें आपको दिखने लगती हैं, मतलब लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो जैसे शबीर भाई ने जिस प्रकार से उन्होंने सोचा है, किक मिला, दिल से चाहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे यही करना है। तो देखो वो कहाँ सीखूँ, उसका ज़रिया अपने आप चल कर न्यूज़पेपर पे आया, एक ऐड मिला, फिर उन्होंने एक्शन लिया कि हाँ मुझे सीखना है, तो सीखा, बिल्कुल। उसके बाद ये एक डीजे की राह में बढ़े। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुझे एक बात आपको, पब्लिक को और जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, मुझे वो शेयर करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क करता है, क्योंकि ये मैंने खुद की पर्सनल लाइफ में मैंने वो चीज़ देखा है। क्योंकि जो भी मैंने चीज़ों को चाहा है वो मुझे मिला है, लेकिन इसके पीछे भी एक हार्ड वर्क है। लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप जो भी चीज़ सोच रहे हो, देखो आप, जीतू भाई यही मानना है मेरा कि भगवान आपको वही देता है जो एग्जैक्टली आप सोचते हो। आपकी सोच आपको आपको वो बनाता है, वो इंसान बनाता है। तो मैंने डीजेइंग के लिए वो 4-5 दिन जब मैं वो तंत्रा से बाहर आया और मैं जब सोच रहा था कि यार मुझे ये काम बहुत फैसिनेटिंग लगा और मुझे ना करना था एंटरटेनमेंट में कुछ। ओके। मेरा एंटरटेनमेंट में जंप करने का था कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले जो मैं एंटरटेन कर पाऊँ लोगों को। तो ये मुझे एक रास्ता मिला और उसको मैंने ऐसे नहीं कि मैं मतलब कि मैंने बस लाइटली लिया। आई वाज़ थिंकिंग थॉरोली कि आप उसमें मुझे डीप चले गए डीप एकदम। चला गया था मैं बहुत डीप गया था। तो वो डीप जाने के कारण से मुझे फिर आइडिया आया कि मैं एक डीजे से मिलूं तो शायद मेरा काम बन सकता है। और इत्तेफाकन में पेपर ऐड भी आया। पेपर ऐड के टाइम में एक छोटा सा कहानी मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि उस टाइम में जब मैं सीखने गया था तो 1 महीना तक मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। घर वाले को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था फीस देने के लिए। फिर उसके बाद जब मैं 1 महीना तक मुझे समझ नहीं आया था कर क्या रहा हूँ। तो 1 महीना बाद जब मैं, मेरे लास्ट क्लास बेसिक ट्रेनिंग था मेरा वो, तो लास्ट क्लास में जब मैं गया था डे 30, तो वहाँ पे मुझे बस 1-2 बटन को ऑपरेट करना सिखाया और जब वो ख़त्म हुआ तो मुझे मेरे जो टीचर है उसने बोला कि यू आर डीजे नाउ। और यहाँ से यहाँ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, आज तक नहीं पता कि मैंने पैसे कहाँ बर्बाद किए। तो डीजे कैसे बन गए? कुछ आइडिया नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने दिमाग लगाया क्योंकि मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा था। जो मैं सोच रहा था वो मेरा काम कर रहा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि उसी रेंज में मुझे मेरा ख़्याल मेरे थॉट्स में आया कि मैं किसी डीजे से क्यों दोस्ती करूँ। तो फिर मेरा एक दोस्त बना उस टाइम में विशाल। आज के डेट में वो डीजेइंग छोड़ चुका है, ही इज़ इनटू ट्रेडिंग्स जैसे मैं हूँ। तो विशाल ने मुझे अकम्पनी किया इम्तियाज़ के साथ में एंड देन माय करियर स्टार्टेड फ्रॉम देयर। हाँ, तो ये मैनिफेस्टेशन को लेकर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग
मैनिफेस्ट को मानते हो या फिर आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, सिर्फ वर्क नहीं करता है, ये 100% वर्क करता है, लेकिन उसके पीछे आपको लग जाना है वो एक्शन लेना 100%। वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। जब तक एक्शन नहीं लोगे आप नहीं आगे बढ़ पाओगे और मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा आपके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शबीर भाई आपने, क्योंकि देखिए क्या होता है दोस्तों कि केवल बैठे रहने से सोचने से नहीं होता। जब हम सोचते हैं, जब विजुलाइज करते हैं, तो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लाइफ में आने लगती हैं, और जब हम उन अपॉर्चुनिटीज़ पर एक्शन लेने लगते हैं, तब वो चीज़ें रिजल्ट में, यानी हमारे फ़ायदे में वो कन्वर्ट होने लगती हैं। बिल्कुल। अगर हम एक्शन ही नहीं लेंगे, केवल बैठे रहेंगे, तो देखिए आप मान लीजिए खाना बनाकर आपके घर में आपको किसी ने दे दिया, लेकिन खाना उठाकर आपको अपने मुंह तक ले जाना और खुद चबाना पड़ता है, उसी को एक्शन कहते हैं। तो आप जो भी सोचते हो हमेशा उस पर बने रहिए। तो जर्नी में आगे बढ़ते हैं शबीर भाई। पहला जो शो था वो किस प्रकार से डीजे को मिलता है? जैसे मान लीजिए अभी बहुत जो ऑडियंस में जो लोग हैं जो डीजे बनना चाहते हैं या नए नए डीजे बने हैं या शायद काम की तलाश में हैं, है ना? बिल्कुल। तो पहला काम एज अ डीजे कैसे मिलता है? तो पहले मैं जो भी अगर इस शो को देख रहा है अगर कोई बिगिनर डीजे है, तो मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा और एक ही सलाह दूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले अपने आप को इतना पॉलिश करो कि आपके पास काम आए। कि हमारे टाइम पे वो यूट्यूब चैनल, वो इंस्टाग्राम में वीडियोस अपलोड करना, स्टोरीज डालना, ये नहीं था। हमारे पास अपने आप को दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ शो था, और वो शो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। पर आपके पास आज के डेट में एक चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है जो फ्री है। आप अपने आप को, अपने टैलेंट को, अगर आप म्यूजिकली, और एक चीज़, डीजेइंग सिर्फ इसलिए मत बनो कि डीजे बहुत हैपनिंग प्रोफेशन है। डीजेइंग आपको अगर करना है तभी बनो अगर आपको म्यूजिक प्ले करने में मज़ा आता है। मतलब 4 दोस्त आपके डीजे हैं और आपको भी देख के कि हमको डीजे बनना है, तो फिर डीजे मत बनो। अगर आपको डीजे बनना है तो एक चीज़ याद रखना कि आप म्यूजिकली साउंड करते हो और आपका पैशन उसमें जुड़ा है। अगर आपका पैशन जुड़ा नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि डीजे मत बनो। और बिगनर्स के लिए मैं बहुत ही ईज़ी चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने आप को इतना पॉलिश करो म्यूजिकली, मिक्सिंग वाइज, कि अगर आप चैनल पे वीडियोस डाल रहे हो तो लोग आपको देख के खुद ही से बोले कि भाई मेरा एक शो है, आप क्या बजा सकते हो, कॉन्टैक्ट डाल दो डिस्क्रिप्शन में, आने लगेंगे शोज। हमारे टाइम में जो मैंने शो शुरू किया था, हमारे जो डीजे दोस्त हुआ करते थे जिसके साथ में हम उठते बैठते थे, दोस्ती हुई थी, तो उनका जो ओवरफिल शो होता था वो हमें उस टाइम में मिलता था। ओके और उसका प्राइस बड़े कम हुआ करते थे। तो ऐसे हमने शुरू की थी। ओके। तो यही एक तरीका होता है कि भाई आप किसी और अच्छे बड़े डीजेस के संग दोस्ती करो, ताकि उनके बाद कोई दूसरे शो आते हैं तो वो आपको फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। बट वो उस टाइम का था बात। तो अब तो चीज़ें बहुत हाँ, आसान अभी हो गई चीज़ें हैं। बहुत अब तो आसान हो देखिए गई हैं। मार्केटिंग पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बिल्कुल। तो केवल अपने आप को आप प्रैक्टिस करते रहिए, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालते रहिए, और नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क बनाते रहिए क्योंकि काम एंड ऑफ द डे नेटवर्क से ही आता है। आमिर खान ने एक मूवी में एक डायलॉग मारा था कि सोडा की जो बॉटल है उसमें जो बुलबुले होते हैं खुलने के बाद, उसको ऊपर आने से कोई नहीं रोकता। तो मैं ये बोलना चाहूँगा जो बिगनर डीजेस है कि अगर आपके अंदर बबल है, टैलेंट है, तो उसको ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए आदमी में यही कन्फ्यूज़न होता है कि हम टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन शुरू कहाँ से करें? इसीलिए देखिए हमारे पॉडकास्ट का यही मिशन है कि हम ऐसे लोगों को यहाँ पर लाएँ जिन्होंने 15-20 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस रहा हो, ताकि उनके एक्सपीरियंस से लोग सीख सकें कि पहला कदम उठाना इतना भी मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल इतना नहीं। डरावना नहीं होता जितना हम कल्पना में सोचने लगते हैं बिल्कुल केवल। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने जर्नी शुरू की डीजेइंग की, तो आपने किस प्रकार के शोज शुरू किए और अपने वर्ल्ड लेवल पर आप कैसे पहुंचे? आप छोटे से शहर से निकल के आप ऑल ओवर इंडिया शो करने लगे, फिर आपने इंटरनेशनल बहुत सारे शो किए, वो कैसे हुआ? तो जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम में तो मतलब कॉर्पोरेट शोज बहुत होते थे उस टाइम में, डीलर्स मीट वगैरह एंड छोटे छोटे वेडिंग्स, ठीक है। तो वेडिंग का कल्चर इतना बड़ा नहीं था जितना आज है, ठीक है। तो उस टाइम में हम लोग ऐसे ही शो करते थे, बट हम लोग वी वर लाइक क्रेविंग फॉर क्लब शोज। जो क्लब में एंट्री बहुत मुश्किल था, आज तो बहुत आसान है। आज वेडिंग मुश्किल है, क्लब बहुत आसान है क्योंकि माहौल बदल चुका है। क्योंकि क्लब में ना उस टाइम के दौर में कि आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो, अपने टैलेंट को दिखा रहे हो। लेकिन
अब जो है, अब वो सीन पूरा उल्टा हो पूरा गया है। रिवर्स हो गया अब क्लब में आपको जगह मिल जाएगा, आप जो करना करो, पर क्लब खाली पड़ा होता है। जो थोड़ा से एक पॉश क्राउड वाला क्लब है, सब लोग वहीं भागते हैं। और काकाटा का पब्लिक जो है, पार्टी पब्लिक जो है, वो बहुत छोटी सी है। आप जहाँ जाओ तो वहीं वही वही दिखेंगे। तो अब वेडिंग जो है, आपके पास अच्छा रास्ता है, एक अच्छा माध्यम है कि आप नए नए शहर में जाते हो, नए लोगों के लिए म्यूजिक बजाते हो, तो आपको समझ आता है कि ये, जैसे दिल्ली गए तो दिल्ली में पंजाबी भंगड़ा और ठेठ पंजाबीज, बॉलीवुड का कम है, और अपने जो जो पंजाबी गाना यहाँ चलते हैं वहाँ पे चलते हैं। ओके तो वो उनके लिए वो आपको लर्निंग मिलता आपके है लिए मिलता है कि आप वहाँ पे जाकर के ये जॉनर आपको कैसे करना है, एंड दैट इज हाउ डीजेइंग वर्क्स। आपको सीखना है कि आपके क्राउड को चाहिए क्या, और वो आपको अभी नहीं मिलता है, काम करते करते मिलता है। ओके सो आप इंटरनेशनल शोज पर कैसे पहुंचे? आप मतलब किसी ने आपको गाइड किया कि आपने किस प्रकार की नेटवर्किंग की? वो थोड़ा सा जो सीक्रेट है वो आप शेयर करिए कि आप किस प्रकार से इंटरनेशनल शोज करना आपने शुरू किया। ओके, तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन का एक कमाल है कि एक बार काम करते करते मैं थक गया था, तो मुझे एक शो में बुलाया गया था, जहाँ पे एक कोई मेन डीजे था, दिल्ली बॉम्बे से कहीं से था, तो मुझे उसके लिए साइड ओपन के लिए बुलाया गया था। ओके बट वो इवेंट को देख के, वो जो स्ट्रक्चर था वेडिंग का, वो देख के मैं बस ऐसे ही रह गया कि भाई ये क्या है, क्या स्तब्ध रह माहौल गए, है। इतना बड़ा ग्रैंडियरनेस था ग्रैंड, उसका। लाइक ग्रैंड, मैंने इतना बड़ा वेडिंग का जो सेटअप है, मैंने नहीं देखा था। ओके तो अगर हम, तो मुझे ये देखने में लगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे 20 दिन से काम चल रही थी ओ ओके पहले से, और वो फाइनल डे था जहाँ पे आप आज परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्म करने वाला हूँ मैं। तो थोड़ा नर्वस तो था मैं कि इतना बड़ा स्टेज है, जैसे मैं करता था उससे काफ़ी बड़ा था। तो वहाँ पे फिर जब मैंने सेट ओपन किया, वो डीजे एनवाईके था, आज के Okay. डेट में बहुत रेनाउंड डीजे है, तो उसके लिए मैंने सेट ओपन किया। और विशाल शेखर, जो म्यूजिक डायरेक्टर एंड परफॉर्मर आप जानते होंगे, सबको म्यूजिक डायरेक्टर है, तो वो लोग परफॉर्म करेगा, उससे पहले मुझे वार्म अप करना था ओके क्राउड को, एंड देन विशाल शेखर, And then एनवाईके, और उसके बाद क्लोजिंग मेरा था। ओके तब पार्टी हुआ करता था सुबह 7 बजे तक, ओके लोग डांस करते थे, मतलब कोई चक्कर नहीं था। तो उस टाइम में वो करने के बाद वहाँ से मुझे कनेक्टिविटी और नेटवर्क मिला, और Okay. मैंने मैनिफेस्टेशन कर लिया था तब भी कि मुझे अब यही करना है। ओके तो वहाँ से मेरी जो एलिट वेडिंग का, प्रीमियम वेडिंग का जर्नी है, वहाँ शुरू हुआ। वहाँ शुरू ओके तो फिर उसके बाद मैं दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, और फिर चंडीगढ़ वगैरह, अलग-अलग हाँ, अलग अलग शहरों में शहर जाने लगे। टूर करने लगा। फिर उसके बाद फिर वहाँ से कनेक्टिविटी करते 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 कई इवेंट मैनेजर्स, आर्टिस्ट मैनेजर से रिलेशनशिप होना शुरू हुआ। फिर उन्होंने मेरा म्यूजिक सुना लाइव, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे अपना कार्ड दो या नंबर दो, मैं आगे और भी पुश करूंगा आपको। दैट्स हाउ थिंग्स क्रिएटेड या। सो इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, चीज़ें बदलती हैं, जैसे शब्बीर भाई ने भी एक्सप्लेन किया। सो एक बात बताइए मुझे कि भाई इतने साल डीजेइंग करने के बाद, राइट, एक आदमी कई बार होता है कि एक ही फील्ड में खुश रहता है ना? तो एंटरप्रेन्योर बनने का जो भूत सवार हुआ आपके ऊपर में, और आप आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, आप 3-4 कंपनीज रन कर रहे हैं सक्सेसफुली और 3-4 शहरों में कर रहे हैं। तो वो जर्नी कैसे शुरू, अचानक से कैसे? एक आर्टिस्ट जो होता है वो देखिए वो थोड़ा सा रिलैक्स मूड वाला होता है ना, वो अपने एक दुनिया में होता है कि खाली गया, परफॉर्म किया, पैसे लिए और बिना किसी टेंशन के घर आ गया। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी डिफरेंट जर्नी, जहाँ पर आपको स्ट्रेस लेना है, टेंशन लेना है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करना है, मैनेजमेंट देखना है, लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है, मतलब सैकड़ों चीजें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के अम्ब्रेला में आती हैं। बिल्कुल। तो वो अचानक से आपको कैसे लगा कि भाई मेरे को साइड हसल शुरू करना चाहिए या एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? पहले तो वो बताइए आप मुझे। तो मैं अपने लाइफ में जो भी कुछ सीखा हूँ, वो मैं इवेंट इंडस्ट्री में से सीखा हूँ। मतलब जो भी मैंने सीखा अब तक, जो मैं सीख के जो भी कर रहा हूँ लाइफ में, वो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू इवेंट इंडस्ट्री कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्ट्रीट स्मार्ट बनाया मुझे ओके इंडस्ट्री ने। ठीक है, तो वहाँ पे जब मैं आया तो मैं एक आर्टिस्ट बन के आया था, पर अब मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं स्मार्ट आर्टिस्ट हूँ। ओके मतलब स्मार्ट भी हुआ हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ। ओके तो जब आर्टिस्ट गिरी जब मैं कर रहा था, तो मुझे समझ आ चुका था कि ये, क्योंकि गेम बदल रहे थे, सारा कुछ चीज़ बदल रहा था, माहौल बदल रहा था, और दिख रहा था क्लियरली कि आप एक टाइम तक आपको लोग सराहते हैं,
डीजिंग या किसी भी एंटरटेनमेंट किसी भी फील्ड में इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट 5 साल 6 साल 10 साल 15 मैक्सिमम साल 10 20 साल साल उससे ऊपर आप नहीं सरवाइव कर पाते हो। तो मैं आज के जो भी बिगनर्स जो भी डीजिंग फील्ड में आना चाहते हो, एनी फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट जहाँ पे आपको मॉडलिंग एक्टिंग कुछ भी करना हो, तो यहाँ माइंडसेट कर लो कि पैशन के लिए करो लेकिन एक बैकअप रेडी रखो। मतलब एक साइड हसल जरूरी है। एक बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर साइड हसल नहीं करोगे ना तो ये एंटरटेनमेंट का जो फील्ड है वो आपको एक टाइम तक आपको, जैसे आपने देखा हनी सिंह, उसने काफी टाइम 2011-12 तो हनी सिंह ने हमें डीजे बना ही दिया था। इतने सारे ट्रैक्स थे, इतने सारे हिट ट्रैक्स थे, लेकिन बाद में वो गिरा। लेकिन आज के डेट में वो खुद एक दुबई में एक आर्टिस्ट कंपनी खोल के बैठा है और वो खुद का कि हनी सिंह अब शिफ्ट हो चुका है। हाँ करेक्ट। तो वो तो खुद उन्होंने भी एक साइड हसल शुरू कर दिया एज एन एंटरप्रेन्योर। तो सिर्फ ये मेरी, जो भी आर्टिस्ट स्मार्ट है जिसको पता है कि फ्यूचर में आगे 10 साल बाद क्या होने वाला है, वो कभी भी सिर्फ डीजेइंग में या फिर किसी भी रैपिंग में या फिर सिंगिंग में अपने लाइफ को इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि समय वो बदल रहा है। साइड से कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि आपके पीछे और भी 10 लोग खड़े हैं। आपका जैसे वक्त खराब चला लोग आपको बोलेंगे और उसको मौका देंगे। तो इसी के लिए मैं ये बोलूंगा जो भी बिगनर्स हैं जो एंटरटेनमेंट में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, सो ऑलवेज कीप अ बैकअप। देखिए ये दोस्तों एक तरह का एक खाली मैसेज है, ये शबीर भाई की बातें से डरने वाली बात नहीं है। देखिए फ्यूचर हर इंडस्ट्री में बहुत ब्राइट है, ठीक है, बट वो ये कह रहे हैं कि साथ में, क्योंकि समय बदलता है, जैसे आज से 10 साल पहले 15 साल पहले व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, करेक्ट, अब व्हाट्सएप आया, अब देखिए एआई आ गया है, तो चीज़ें बहुत स्पीड में कन्वर्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। अब आप समझिए जो गाने बनाने में कभी एक महीना या 2 महीने लगते थे, अब वही गाने 1 मिनट में एआई बना दे रहा है। जहाँ पर आपको 10 म्यूजिशियन की जरूरत नहीं है, सिंगर की जरूरत नहीं है, कंपोजर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, एआई केवल 1 मिनट में सही प्रॉम्प्ट देने पर गाने बना दे रहा है। तो जिस प्रकार से समय बदल रहा है तो ही उनका भी, देखिए जितने भी आर्टिस्ट हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हो रहे हैं, तो यही कि जीवन चलाने के लिए आप साइड हसल भी करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पॉडकास्ट में हम ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स को लाते हैं जो एक नहीं बल्कि 5-5 6-6 बिजनेस चला रहे हैं, सक्सेसफुली चला रहे हैं, तो उनसे भी उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो शबीर भाई आप ये बताइए कि जब आपने एंटरप्रेन्योर की जर्नी, आपने इस थॉट प्रोसेस शुरू की कि मुझे कुछ नया करना है, साथ में अलग करना है, तो कौन सा बिजनेस आपने पहले चुनाव किया कि ये बिजनेस, देखिए आज बिजनेस के नाम पे तो सैकड़ों बिजनेस है, एक पर्टिकुलर बिजनेस को आपने किस प्रकार से चूज किया और क्यों चूज किया? तो मैं ट्रैवल करने का बड़ा शौक रखता हूँ और मैं ट्रैवल करता भी हूँ आज भी। और जब मैं डीजेइंग लाइक फुल फ्लेज में कर रहा था तो उस टाइम में मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा था, तो मुझे फूड का बहुत बड़ा शौक है। आई एम अ वेरी बिग फूडी। ओके। तो मुझे खाना बनाने का भी बड़ा शौक है, मतलब ठीक ठाक बना लेता हूँ। तो कहीं भी मैं बाहर जाता हूँ तो पहले वहाँ लोकल फूड ट्राई करता हूँ। ओके। ठीक है, जैसे राजस्थान गया तो वहाँ दाल बाटी चोखा एंड ऑल, दाल बाटी चूरमा, हाँ चूरमा, और बहुत सारी खाने हैं वहाँ पे, मैंने ट्राई करा। जहाँ भी जाता हूँ मैं फूड ट्राई करता हूँ। इवन कभी थाईलैंड गया तो आई लव थाई फूड। ओके। तो जैसे भी मैं दुबई में था तो दुबई में मैंने पूरी अरबी खाने को वो आपने टेस्ट किया? पूरा टेस्ट किया अच्छे से, पूरा मिडिल ईस्ट को टेस्ट किया। ओके। तो मुझे पहले भी था कि मुझे खाने में कुछ करना था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर जो चीज़ में आप फाइन हो ना थोड़ा बहुत भी, तो आपको शुरुआत वहीं से करना चाहिए। ओके, मतलब आपका जो इंटरेस्ट हो या जो पैशन से कनेक्टेड हो। बिल्कुल। जैसे कि कोई अगर मॉडल है, मॉडलिंग करना चाहता है और आज के डेट में सक्सेसफुल मॉडल बन चुका है, तो सिर्फ वो मॉडलिंग से नहीं, फिर वो एजेंसी खोल सकता है और अपने अंडर काफ़ी मॉडल्स को डाल सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। जरूरी है कि वो मॉडल का मॉडल एजेंसी कर सकता है, उसको देखना है कि वो बेस्ट किस चीज में। और हाँ, इसके अलावा मॉडल एजेंसी कर सकता है, वो कोचिंग, मॉडलिंग कोचिंग बिल्कुल इंडस्ट्री कर बिल्कुल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब एक्टिंग की तरफ मूव कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि घास काटने वाला बनो, पर इतना अच्छा बनो कि आप किसी गार्डन में, किसी ऑडिटोरियम, मतलब नॉट ऑडिटोरियम, मतलब फील्ड में आप घास काट रहे हो और फाइन घास काट रहे हो। जब आप वो सीख जाओगे ना पीजी भाई, तो आपको सिखाने में बहुत इजी होगा लोगों को। क्योंकि सीखने का तरीका वही है, सही तरीके में आप इतना अच्छा सीख जाओ, सिखाने के हिसाब से सीखिए, तो आप देखोगे कि जब आप कोई चीज़ सिखाने जाओगे तो आप कभी भी किसी को गलत नहीं सिखाओगे।
तो जो आपने सीखने की शक्ति होती है वो बहुत बढ़ जाती है और आप फाइन ट्यून हो जाते हो। हाँ, तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगा जो भी बिगिनर्स है कि अगर डीजेइंग कर रहे हो उसके साथ-साथ साइड हसल तो रेडी रखना है। और मैंने फूड में क्यों इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उस टाइम के दौर में कि मैंने शुरुआत किया है आपका 2019 में ओके, और कोविड आ गया था तो शटडाउन करना पड़ा। बट ठीक है। फिर मैंने बोला कि नहीं, करना है तो करना है। फिर वापस हमने जर्नी शुरू की। देखिए यही इंपॉर्टेंट है कि बाउंस बैक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिरना तो लाजमी है। आप जितनी बार चलोगे उतनी बार गिरोगे, लेकिन जितनी बार खड़े हो जाओगे उतनी बार कामयाबी आपके नज़दीक आती चली जाएगी। सो उसके बाद फूड बिजनेस आपने शुरू किया। हाँ, खाने को लेके किया। मैंने पहले क्लाउड किचन से शुरू किया था। ओके, क्लाउड किचन से मैंने टारगेट बनाया कि मैं लोगों को वो फूड दूं जो आज के डेट में मार्केट में नहीं है। ऑथेंटिक फूड, ओके, ऑथेंटिक मसाले के साथ। लाइक हम पहले क्या करते थे, हम एक अ, छोटा सा वो हिमाल दस्ता बोलते हैं उसको, जिसके मसाला कूट के वो मसाला को तैयार करके उससे खाना बनता था। और उस खाने का जो स्वाद स्वाद आता है था, वो बहुत डिफरेंट है। वो अभी कल्चर में नहीं है। अभी हम्म, मिक्सी आ गया है, पाउडर्स आ गया है, जिसमें केमिकल्स है, बहुत कुछ है। तो मैंने कॉन्सेप्ट लाया कि मैं ऑथेंटिक जो गॉर्मे फूड है लोगों को सर्व करूं। ओके, तो जैसे कि मैंने क्लाउड किचन शुरू किया तो इंडियन में शुरू किया, मुगल में शुरू किया। ओके, ठीक है, उसके बाद फिर मैं चाइनीज में गया। चाइनीज में मैंने इंडो चाइनीज फ्यूजन करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं थाई में गया। थाई फूड में, थाई फूड मुझे बहुत पसंद है तो मैं थाई फूड में गया। थाई फूड से जो मसाले आते हैं वो मसाले मैंने डीलरशिप पकड़ा कि मुझे थाईलैंड से कैसे मंगाना है। अच्छा, ओके, मतलब बन तो यहाँ भी सकता है, सारे चीज यहाँ पे है, पर वो जो ऑथेंटिसिटी है खाने का वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ा और आज की डेट में उस चीज को आगे और भी बढ़ा रहा हूँ। हमारे एक तो यहाँ पे सॉल्ट लेक में हमारा एक किचन है जहाँ से सारा फूड सप्लाई होता है। ओके, और अब हमने सिल्लीगुड़ी में भी खोला है। वाह, और उसके बाद अभी हम लोग वी आर कमिंग अप विद न्यू थिंग विच इज फ्राइड चिकन। मैं ताइवान जब गया था तो वहाँ पे मैंने एक फ्राइड चिकन खाया था ओके, एंड दैट इज सो गुड। सो नियरली फ्यूचर में, मतलब 2-3 महीने में लॉन्च है वो। ओके। तो वो ताइवानीज फ्राइड चिकन जो इंडिया में पहली बार मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ लोगों को एंड आई होप कि लोगों को अच्छा लगे। तो आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फूड के साथ में भी। फूड में ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फूड में बेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे मैं जो चीज़ जानता हूँ मैं वही करूँगा तो मेरे लिए अच्छा है। हाँ, वो आपका टाइम बचाता और है, मैं लोगों को एनर्जी भी बचाती मैं है। लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ आपको जानकारी है, किसी भी चीज़ की जानकारी आपको अगर 5% भी है, 10% भी है, तो आप उसको 15 में, 20 में, 25 में करते-करते आप 100% बन जाओगे। लेकिन एक चीज़ के पीछे रहो, 10 चीज़ के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि एज़ अ आर्टिस्ट, जब मैं आर्टिस्ट था, तो मैं अगर सक्सेसफुल आर्टिस्ट हुआ हूँ, तो इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैंने डीजेइंग को ही फ़ोकस किया था। अगर मैं डीजेइंग को फ़ोकस नहीं करता, तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे उसमें ही फ़ोकस करना था। और आप शायद जानते होंगे उस टाइम की दौर कि मैं एक-एक दिन में 3-3 शो, 4-4 शो किया करता था। वो सही बात इतना है, हसल था उस टाइम। बिल्कुल। क्योंकि देखिए बहुत अभी आज के दौर में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। आप केवल इंटरनेट खोलते हो और इंस्टाग्राम में ही 100 लोग हैं आपको जो बिज़नेस आइडिया देते हैं। हुँ। और कई बार दिमाग कहता है कि भई ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी कर लो, वो भी कर लो। लेकिन बड़ी प्यारी बात कही आपने कि इंसान को वो चीज़ करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट लगा हुआ हो या उसका पैशन हो या जो उसको जिस चीज़ की थोड़ी बहुत भी जानकारी हो, उसी जानकारी को एक्सपैंड कर सकता है। क्योंकि हर इंसान के अलग-अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग-अलग चीज़ें उसे आती हैं। बिल्कुल, तो वही करे तो ज़्यादा बेहतर, तो कामयाबी का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। उसके बाद आपने दूसरा बिज़नेस जो है वो कैसे शुरू किया? दूसरा बिज़नेस हम लोग क्या कर रहे थे जीतू भाई, मार्केटिंग बाहर से कर रहे थे, आउटसोर्सिंग कर रहे थे। तो मार्केटिंग में क्या है ना कि एक प्रॉपर टीम हायर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मुझे इकोसिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है, कॉर्पोरेट इकोसिस्टम कैसे होता है। मुझे फूड इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता था, तो मैंने उस पे हाथ जंप डाला, किया। हाँ। और कुछ नहीं आता था तो मैं फील्ड में रह के ही सीखा हूँ। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे अगर मैंने मास्टरी करी है तो वहीं तक किया है। लेकिन मार्केटिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं था, आउटसोर्स करता था मैं उस टाइम। तो जो मेरा मार्केटिंग एजेंसी था वो मेरे को बहुत आगे पीछे करता था। कई बार मुझे मार्केटिंग एजेंसी भी चेंज करना पड़ा, जिसका मुझे थोड़ा से लॉस बेयर करना पड़ा, सेल ड्रॉप हो जाता आपका। ओके। तो फिर मैंने
अपनी टीम से बात किया, तो मुझे मेरी टीम ने बोला कि सर मैं हूँ आपके साथ, हम सब आपके साथ हैं, आप खुद का एक मार्केटिंग टीम रेडी करो। ओके। तो हमने एक कोर बाइट नाम से एक मार्केटिंग टीम बनाया, जो आज हमारे खुद के जो फूड ब्रांड है उसको भी हैंडल करता है। कई बाहर के जो आउटसोर्स काम होते हैं, जैसे मेरे दुबई से भी कुछ काम हो रहे हैं मार्केटिंग, तो उनको भी सर्व कर रही उनको हो भी काम सर्व करने? करते हैं। और अभी तक तो इंटरनेशनली दुबई से टाइप हुआ है, एंड कलकत्ता में भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं क्लाइंट्स आपके? हैं मेरे, जो मार्केटिंग टीम मेरे उसको काम देखते हैं। एंड मेरे खुद के जो काम है वो मैं अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं हूँ कि वो करेगा तो मेरा काम होगा। पहला मेरा काम है, उसके बाद फिर मैं दूसरे का, मतलब काम सबका ही हो रहा है, वो एक स्किल बन गया है, एसओपी बेसिस है एक इकोसिस्टम हमने तैयार कर हाँ, लिया है। इकोसिस्टम तैयार कर और लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, जो एक हर बड़ा एंटरप्रेन्योर करता है कि वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि बिल्कुल। कन्वर्ट हो गया आपके एक बिजनेस में, बिल्कुल। और जो केवल आपको सर्व नहीं कर रहा है बल्कि और भी कई और क्लाइंट्स भी को हाँ, सर्व कर रहा है, क्योंकि आप उसके इन आउट सब जानते हो, तो आप उन चीज़ों को फुलफिल कर पा रहे हो जो बाकी एजेंसीज नहीं कर रही हैं। बेसिकली एक आप बोल सकते हो, ये एक चेन बना सकते हो कि देखो, सबसे पहले मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को ना परखना सीखो कि आपका प्रॉब्लम आपको कितना नुकसान दे रहा है और कितना फ़ायदा दे रहा है। जब मैंने मार्केटिंग शुरू किया था जब मैंने मार्केटिंग कंपनी लॉन्च किया था, तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ चुका था कि मुझे ये काम अपने लिए मुझे ही उतरना पड़ेगा, तो ये काम होगा। और मेरे प्रॉब्लम जैसे हैं वैसे और भी लोगों के प्रॉब्लम हैं, और भी लोग जैसे मैं जूझ रहे हैं। मैं जूझ रहा हूँ कि मेरे मार्केटिंग ठीक से नहीं हो रहा है, वैसे काफ़ी सारे लोग होंगे। तो जिस दिन आपने एक सोल्यूशन निकाला, एक काम का एक सोल्यूशन निकाला, वो काम आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करके दे सकता है। लेकिन आपको उस बिजनेस का जो आइडिया है, जो बिजनेस आप कर रहे हो, उसके प्रति आपको लॉयल रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया है और आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो फिर आपका बिजनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। सस्टेन यू हैव टू बी लॉयल एंड ओनरशिप विद योर बिजनेस, क्योंकि आपने एक सोल्यूशन निकाला है, वो सोल्यूशन के अपने लिए भी कर रहे हो और लोगों के लिए भी कर रहे हो, दूसरों के लिए भी कर रहे हो। तो वो बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि मेरे लिए काम हो रहा है और दूसरे के लिए पैसे नहीं कमाना है। सबसे लोगों पहले की आप प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक बार आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो गए ना, तो अपने आप देखिएगा आपकी जो कस्टमर्स के लाइन है वो लगना शुरू हो जाएगा। सही कहा आपने बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा था कि डू नॉट चेस फॉर द मनी, मनी इज जस्ट बाय प्रोडक्ट, सो चेस टू सर्व पीपल। यस, सो वही इम्पोर्टेंट, आपने भी इसी थ्योरी को अपने बिजनेस में अपनाया है, और बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा शबीर भाई कि आप हमारे शो में आए एंड यू हैव शेयर्ड योर इनसाइट विद अस एंड टू आवर ऑडियंस, जिससे बहुत सारी लर्निंग मिली है, सीखने को मिला है कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनना भी कैसा दौर से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बस इतना जानना चाहेंगे कि एक एज एन एंटरप्रेन्योर क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस तो देखिए सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है, मेरे भी काफ़ी थे और किया मैंने, आज भी कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी आप स्टेज में हो लाइफ के। क्योंकि मैं बर्गर किंग मैकडोनल्ड का नाम सुना आपने? उनके जो फाउंडर है, मैंने एक मूवी देखा था द फाउंडर, तो उसमें लास्ट में एक वर्ड, पूरी मूवी बहुत, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोग एंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाहिश रखते हो या फिर आर्टिस्ट, कुछ भी, कोई भी बिजनेस जहाँ आपको लग रहा है कि आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा द फाउंडर देख लेने के लिए। नेटफ्लिक्स में है, आप देख सकते हो, उससे आप लोग को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। उस मूवी के एंड में जो फाउंडर है वो एक ही बात बोलता है, उससे पूछा जाए, जैसे आपने मुझे पूछा कि क्या संघर्ष था, तो उसने एक ही बात बोला था, परसिवरेंट, यानी कि एक चीज़ के पीछे कंसिस्टेंसी बरकरार रखो और वो एक दिन आपको फ्रूट्स देके जाएगा, कामयाबी देके जाएगा। तो इस पे मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक बड़े एक इवेंट में, जहाँ पर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों बैठे हुए थे, और दोनों से पूछा गया कि भाई आपकी कामयाबी का राज क्या है, व्हाट इज सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो दोनों ने चिट में एक ही चीज़ लिखा
और जब चैट खोला गया तो देखा गया कि दोनों ने अलग अलग लिखा है, कि दोनों ने एक ही वर्ड लिखा है जिसका नाम था फोकस। सो आज दो इतने बड़े बिलियनियर्स है ना, मल्टी बिलियनियर्स, सक्सेसफुल लोग, उनका ही एक मात्र ये कहना है कि भाई फोकस इज द मेन थिंग। और जो आपने भी Exactly. कहा कि भाई एक ही चीज पर फोकस रहिए, लगे रहिए, करते रहिए, बिल्कुल होगा तो वो। कामयाबी जो है वो झक मार के आपके पीछे आगे आ ही जाएगी। कामयाब बनने पर फोकस करिए, मेक योरसेल्फ स्किलफुल, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत सिंपल चीज़ है, हमें भगवान ने 2 हाथ दिया है मेहनत करने के लिए, यही करना है, होना और ना होना उसके ऊपर है, नियत के ऊपर डिपेंड करता है, मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही वर्क करता है। बिल्कुल। देखिए गीता में भी इसीलिए कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। बस। मतलब इसका तात्पर्य यही कि अगर आपकी मंशा, आपका इंटेंशन सही है और आप कर्म के ऊपर फोकस करते रहिए तो फल तो अच्छा मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। लेकिन कई बार होता है कि हम किसी चीज के प्रति बहुत कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। शायद हो सकता है हमारा इंटेंशन सही ना हो, या शायद ये भी हो सकता वो है सही टाइम नहीं हो। वो टाइम ना हो, या शायद हो सकता है कुदरत ने हमारे लिए उससे कुछ बहुत बड़ा सोच रखा हो, इसीलिए वो छोटे मोटे खिलौने देकर हमें खुश नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा शबीर भाई, बहुत बस एंड में कोई एक ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। तो मैं आपके व्यूअर्स को इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो करो, सोचो मत, क्योंकि सोच तो हम 10 तरीके का चीज़ सोच सकते हैं, लेकिन उस 10 में से एक चीज़ निकालो और उसके पीछे लग जाओ। जब तक आप करोगे नहीं तो आपको पता ही चलेगा कि आपने जो सोचा था वो एक्चुअली में सही था या गलत था। अगर आप सोच के बैठ जाओगे तो आगे जो रास्ता है वो बनेगा नहीं कभी। आपको वो रास्ता बनाने के लिए सोचने के बाद एक्शन का बहुत ज़रूरत है। आप कोई भी चीज़ सोच रहे हो, कोई भी चीज़, एनीथिंग, नॉट डीजेइंग, नॉट बिजनेस, एनीथिंग यू वांट टू बिकम, बस उसको एक्शन में बदल दो। आपका स्टेप 1 वहीं शुरू है। बहुत सही कहा शबीर भाई आपने, बहुत गहरी और सिंपल तरीके से इस बात को उन्होंने कहा है कि देखिए कुछ भी जीवन में होना है तो एक्शन से ही होना है। कि देखिए एक्शन का मतलब ही होता है एक्ट इन मोशन, है ना। तो जब आप मोशन में होते हो और कुदरत को मोशन पसंद है, और जब तक आप कुछ वो करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ आपके लिए सही है या नहीं। देखिए कोई चीज़ हो सकता है मेरे लिए सही हो सकता है आपके लिए सही ना हो। कोई चीज़ मेरे लिए गलत हो, आपके लिए सही हो, ये हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद शबीर भाई हमारे शो में आने के लिए, द Thank पीजी you शो so में आने के much. लिए। Thank you so आशा करते हैं कि फिर से आपको हम कभी अपने शो में बुलाएँ, क्योंकि आज बातें बहुत रह गई हैं और समय का वो रहता है। तो कभी और बहुत बिल्कुल, आपकी बिल्कुल, जर्नी के बिल्कुल। बारे में, नए-नए आपके चैलेंजेस, सॉल्यूशंस के बारे में हम जानेंगे और अपने ऑडियंस को बताएँगे। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसे एपिसोड्स, ऐसे पॉडकास्ट हम रेगुलरली लेकर आते हैं जहां पर आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।